अब यहाँ पे वापस आते हैं। हम यहाँ पे इसी के साथ जिस तरह से आपके पास ये जितने भी एलिमेंट्स इंसर्ट हो रहे हैं ना, आप चाहें तो इसी के साथ इसका एक ना छोटा सा बना भी सकते हैं ड्राई रन टाइप का, ताकि आपके पास आपको आइडिया हो जाए किस तरीके से काम करने चाहिए। ठीक है, लेट सपोज कि मेरे पास यहाँ पे एक बड़ा सा बॉक्स है। ठीक है, आप एक स्टैक क्रिएट कर लें। दिस इज माई स्टैक राइट नाउ। और इस स्टैक के अंदर आपके पास एलिमेंट्स डालना स्टार्ट हो रहे हैं। लाइक सबसे पहले आपने एक वेरिएबल को पुश किया तो उसकी var1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरह आपने फिर दूसरा एलिमेंट इंसर्ट किया। ठीक है, यानी दूसरी बार पुश किया var2 को तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरह आपने var3 को पुश किया तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, फिर आपने var4 को पुश किया तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये आपके पास कुछ वैल्यू स्टैक में आ गई। फिर आपने कहा कि एक वैल्यू है 500 जिसको मैं ए एक्स के रजिस्टर में ई एक्स के रजिस्टर में डाल के स्टोर करवाना चाहती हूँ। फिर वो वैल्यू आपके पास यहाँ पे स्टोर है। ठीक है, यहाँ तक आपके पास वैल्यूज कौन कौन सी इंसर्ट हो चुकी हैं लिख लें साथ में ताकि आपको याद रहे। 100 हो चुकी है, यहाँ पे आपके पास 200 हो चुकी है, यहाँ पे आपके पास 300 आ चुकी है, 400 आ चुकी है, एंड आपने जो रजिस्टर के थ्रू पुश करवाई है वो वाली वैल्यू भी इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, मेरे पास 5 वैल्यूज इंसर्ट हो चुकी हैं, बाकी स्टैक खाली है, अभी कुछ नहीं है इसमें। मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, सारे एलिमेंट्स को पुश करने के बाद पॉप ई ए एक्स। जब हम पॉप करना स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्स को तो सबसे पहले जो एलिमेंट मेरे पास पॉप होके बाहर आएगा वो होगा ये वाला। फिर आपके पास आपने उसको प्रिंट करवा लिया। अगेन आपने क्या कहा, पॉप ई ए एक्स और उसको प्रिंट करवा रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर ये वाला एलिमेंट बाहर आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरह इसके बाद जो नेक्स्ट आप चला रहे होंगे, नीचे आके थोड़ा सा कोड नीचे करते हैं। ठीक है, 2 दफा आपने कर लिया, तीसरी दफा जब आप करेंगे यहाँ पे पॉप ई एक्स तो फिर आपके पास ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। इसी तरीके से सारे एलिमेंट्स आपके पास वन बाय वन बाहर आते जाएंगे। बट जब एलिमेंट आपके पास बाहर आ रहे होंगे तो सबसे पहला एलिमेंट जो आपके पास बाहर आएगा वो होगा 500, क्योंकि फर्स्ट पे वही है। देन सेकेंड एलिमेंट जो आपके पास बाहर आएगा वो होगा 400, एंड देन उसके बाद जो थर्ड एलिमेंट आपके पास बाहर आ रहा है वो है 300। ठीक है, और फिर लास्ट में आपके पास 200 एंड देन 1। तो जिस सीक्वेंस से आपने एंटर किया था डेटा, उस सीक्वेंस में आपको रिजल्ट ना वापस नहीं मिला, आपको सीक्वेंस जो है वो थोड़ी सी चेंज मिली, और चेंज के साथ साथ आपको जो एक नई चीज मिली वो है रिवर्स ऑर्डर में। आपने सिंगल ऑर्डर में सीरियल वाइज डाला और रिवर्स ऑर्डर में आपने डेटा को गेट किया है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे आपने लास्ट स्टेप में एक चीज नोट करी होगी कि हमने यहाँ पे पॉप var5 किया है। ठीक है, पॉप var5 क्यों किया है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो वेरिएबल के अंदर आपने ऊपर जो किया था ना मूव ई एक्स 500, तो आपके पास रजिस्टर्स के अंदर 4 वैल्यूज आपने डाली थी, एक डाली थी अलग से। तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया, पॉप var5, ताकि आपका जो भी वैल्यू है वो बाहर आएगी वेरिएबल से, रजिस्टर में जाएगी और फिर डालेगी। तो कांस्टेंट वैल्यूज को अगर आप यूज करते हैं या फिर कोई भी वैल्यूज देते हैं तो इस तरह से भी बीच में आप उसको वेरिएबल के थ्रू रजिस्टर में डाल के प्रिंट करवा सकते हैं अलग से। ठीक है, ये आपके पास एक पुश और पॉप की एग्जाम्पल है। पुश और पॉप इसमें बहुत ईजी है, वरना अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर वगैरह में जब पुश और पॉप की एग्जाम्पल्स परफॉर्म की तो डेफिनेटली वो थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे आके इस एग्जाम्पल को हम रन कर लेते हैं कि ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो या रन में कोई मसला हो तो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, इस एग्जाम्पल को परफॉर्म करने के लिए सबसे टॉप पे आ जाए। अपने पास भी रन करके देख लें और यहाँ पे भी देख सकते हैं स्क्रीन पे। जो प्रीवियस कोड होगा मैं उसको कमेंट कर रही हूँ, और हम अपने पास एक न्यू कोड इधर से ही डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये कमेंट कर दिया प्रीवियस कोड को हमने। यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमें कुछ वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे अपने पास। var1 डीवर्ड टाइप का बना लें या बाइट टाइप का बना लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, 100 वैल्यू है। इसी तरीके से var2 की डीवर्ड 200 वैल्यू है आपकी। var3 है जिसकी वैल्यू आपने डीवर्ड रखी है। अच्छा, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा कि स्पेलिंग आप मिस्टेक ना करें इसमें। ठीक है, और इसकी आपने वैल्यू डाल दी 300।
var 4 है आपके पास, डिवाइड 400 हो गया। एंड देन हमारे पास हमने एक और वेरिएबल बनाया था जिसको हमने नाम रखा था var 5, और इसके अंदर हमने डेटा बता के अनइनिशियलाइज उसको रखा था फिलहाल, कोई वैल्यू इसमें पास नहीं की थी, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब हम आए थे अपने पास यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद आपने सिंपल अपने जो भी एलिमेंट्स थे उनको डायरेक्टली आपने क्या करना स्टार्ट किया था, पुश कर दें, पुश var 1, पुश var 2, var 3 एंड var 4 के अंदर। ठीक है, तो पुश एक कमांड बाय डिफॉल्ट इसके अंदर अवेलेबल है। सो आपको पूरा जो कोड था वो करने का ऐसे मैकेनिज्म का वो जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। शुआर 4 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो आपने कर लिया था। हमने कहा उसके बाद यहाँ पे हमें एक और काम करना था, मूव ई एक्स कॉमा। ठीक है, और ई एक्स कॉमा के अंदर हमने लिखा था 500, और इसको मैंने कहा पुश ई ए एक्स। ठीक है, ये भी हमने पुश करवा लिया। अब सारे एलिमेंट्स मेरे स्टैक में जा चुके हैं, तो अब मुझे स्टैक से एलिमेंट्स को निकालना है। ठीक है, स्टैक से एलिमेंट जब निकालने की बात आती है तो आप किस तरह से निकालेंगे, आपने लिखना है पॉप, और पॉप को आप किसी रजिस्टर के थ्रू आउट कर रहे होंगे। ठीक है, आपने जो भी एलिमेंट्स अपने रजिस्टर के थ्रू डाले हैं, अब उसको आप ई एक्स रजिस्टर के थ्रू बाहर निकालें, और उसको साथ साथ प्रिंट भी करवा लें, ताकि हर एलिमेंट आपके सामने नजर भी आता रहेगा पॉप जब आउट हो रहा होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉल राइट, इंटीजर देना है इंटीजर ले लें, डेसिमल लेना है डेसिमल ले लें, कॉल CRLF, ताकि लाइन भी ब्रेक हो जाए। ठीक है, यहाँ तक करके हमने सारे एलिमेंट्स को ना इंसर्ट कर लिया है स्टैक में पुश करके। अब हमने आउट जो किया है, पॉप जो किया है वो एक को किया है। लेट्स सी कौन सा एलिमेंट बाहर आता है। सबसे पहले जो एलिमेंट आपके पास बाहर आया है वो है आपके पास 500। ठीक है, जिस तरह से आपको को बताया था मैंने कि रिवर्स ऑर्डर में एलिमेंट्स आ रहे होंगे। इसी तरह दोबारा हमने यहाँ पे किया पॉप EAX, और इसको भी आप कॉल राइट डेसिमल, और यहाँ पे आके आप कॉल CRLF कर लें। ठीक है, यहाँ पे आपके पास वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी 500, इधर आ जाएगी 400, और यहाँ पे आपके पास, इसको मैं नीचे कर लेती हूँ तो आ जाए स्क्रीन पूरी। ठीक है, और यहाँ पे आके दोबारा किया इसको पॉप EX। ठीक है, राइट डेसिमल, और दोबारा से आपने इसको CRLF कर लिया। 500, 400, 300, अगेन इसी को ही कॉपी कर लें, और यहाँ पे आके 200, और यहाँ पे आके आपके पास 100। क्या ये कोड चल जाएगा, देखते हैं पहले क्या इसमें कोई मिस्टेक है, कोई मसला है। हो गया आपके पास, जितनी वैल्यूज आपने इंसर्ट की थी वो सारी वैल्यूज आपके पास पॉप आउट होके रिवर्स ऑर्डर में बाहर आ गई है। ठीक है, तो अगर आपका कोई सवाल आ जाए स्टैक के थ्रू आपने रिवर्स करना है तो डेफिनेटली आपके पास बहुत आसान हो जाता है। मैनुअल में आपके पास यहाँ पे वेरिएबल के थ्रू भी पॉप आउट करवाया हुआ है, अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी करना चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल में किसी को कोई मसला है तो पूछ लीजिए, और कोई कंफ्यूजन है एग्जाम्पल रन करने में तो वो भी बता दीजिए। ठीक है, सही है फाइल्स। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपके पास आता है रैंडम 32। आपके पास अगर आपको रैंडम वैल्यूज जनरेट करनी है 32 बिट की, तो फिर आप इसके पास रैंडम 32 का फंक्शन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। आपके पास एक रैंडम रेंज भी है जिसके अंदर आपने रेंज डिफाइन भी कर सकते हैं, और एक है आपके पास रेंडमाइज। ठीक है, नीचे रेंडमाइज की भी एक आपके पास कीवर्ड कह लें या ऑपरेटर कह लें यूज हो रही होगी। ठीक है, इन तीनों को एक साथ कंबाइन करके यूज करेंगे, अलग अलग देखना चाहते हैं तो अलग अलग भी देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि आपके पास यहाँ पे एक रैंडम प्रोसीजर है। ठीक है, रैंडम प्रोसीजर जनरेट एंड रिटर्न 32 बिट रैंडम वैल्यू। ठीक है, आपके पास एक रैंडम वैल्यू आपको चाहिए तो आप 32 बिट की जनरेट करवा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, कैसे जनरेट होगी, आपने खाली करना क्या है, अपने पास यहाँ पे है। अच्छा, ये वाला जो कोड है इसको हम कमेंट कर लेते हैं ताकि आपके पास जो प्रीवियस आउटपुट है वो नजर ना आए। ठीक है,
ये कोड हमने कमेंट कर लिया, इसको नीचे कर लेते हैं, स्क्रॉल कर देते हैं ऊपर। अच्छा, अब मैं करना क्या चाह रही हूँ, मैंने यहाँ पे सिंपल कॉल करना है अपने पास रैंडम 32 और यहाँ पे आके आपने कॉल राइट डेसिमल करना है, डेसिमल कर लें और कॉल कर ले CRL, इंटीजर करेंगे तभी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक करने के बाद आपने देखा होगा मैनुअल में डायरेक्टली आपने कॉल किया हुआ यहाँ पे 32, कोई भी इसके साथ रजिस्टर या कोई वैल्यू की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो किसी वेरिएबल में रजिस्टर की वैल्यू मूव करवा के फिर प्रिंट करवा लें, या आप चाहें तो डायरेक्टली अपने पास यहाँ पे प्रिंटिंग का काम कर सकते हैं। कैसे होगा कि आपने यहाँ पे कॉल 32 लिखा डायरेक्टली और फिर 32 को आपने डायरेक्टली जो भी वैल्यूज रजिस्टर में है वो इसके पास आएगी राइट डेस्क के पास और फिर वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, राइट डेस्क में मेरे पास यहाँ पे एक रैंडमली इसने वैल्यू ला के दे दी है इतनी बड़ी। ठीक है, अगर लगता है कि रैंडम वैल्यू की जगह ये कोई वैल्यू है जो आपके पास गार्बेज वैल्यू है, तो आप अपने पास रजिस्टर को पहले 0 मूव कर लें एंड देन फिर चला लें, तब भी आपके पास वैल्यू इसी हिसाब से आ रही है। ठीक है, ये देखिए, तो एक ही बार जो भी रैंडम वैल्यू है वो आपको दे देगा। अगर मल्टीपल रैंडम वैल्यूज चाहिए तो फिर उसके आप लूप लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे रैंडम रेंज है आपके पास। रैंडम रेंज क्या कर रहा होगा, प्रोसीजर छोटे छोटे फंक्शन है उसके। ठीक है, आपकी इस लैब में आपके पास जो है ना 5 लैब 7 के बस छोटे छोटे फंक्शन है जिसके बारे में हमें नो हाउ लेनी है, ये किस तरह से यूज हो रहा है, क्योंकि आपके पास ये प्रोजेक्ट्स और फिर जो लैब टास्क होंगे उनके अंदर ये भी यूज हो रहे होंगे फंक्शन सारे। आपके पास एक रैंडम प्रोसीजर है। ठीक है, जैसा आपका रैंडम 32 बिट का था, अब ये रैंडम प्रोसीजर एक अलग है, रेंज का है। अगर मुझे कोई प्रोसीजर रेंज from a random integer within the range of 0 to n minus 1, ठीक है, n minus 1 की रेंज पे ही काम कर रहा होगा। लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास हमें हमेशा ना एंडिंग रेंज देनी होती है, स्टार्टिंग रेंज मेरी हमेशा 0 होगी। अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक रेंज डिसाइड कर दी है मैंने 0 to 10, तो ये क्या करेगा 0 to 10 minus 1 चलाएगा, क्योंकि आपके पास रैंडम रेंज का जो फंक्शन है वो हमेशा एक कम चल रहा होता है। where n is the input parameter passed in the AX register। ठीक है, जो भी आप पास कर रहे होंगे EX के अंदर, आइदर आप उसको इनपुट लेके पास कर लें या फिर आप डायरेक्टली उसको हार्ड कोडेड वैल्यूज देके या फिर वेरिएबल के अंदर स्टोर करा के पास कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो फिर आपके पास जो भी वैल्यू आ रही होगी उसमें से एक आप -1 कर लेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे एक रजिस्टर के अंदर डायरेक्टली पास कर दिया 100, मूव करा दिया और कॉल कर दिया रैंडम रेंज का फंक्शन। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं अपने पास, को कंसोल को पहले बंद कर लेते हैं और यहाँ पे आके हम अपने पास इसको भी कॉल्ड यहाँ पे ही रैंडम रेंज लिख देते हैं। पहले मैंने कहा मूव EX, मेरी रेंज जो वो 100 से स्टार्ट होनी चाहिए, कॉल रैंडम रेंज। ठीक है, और रैंडम रेंज के करने के बाद अब आपकी मर्जी है डायरेक्टली प्रिंट करवाना है, किसी वेरिएबल में रख के प्रिंट करवाना है, वो आप देखिए। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक रैंडम वैल्यू जनरेट होके आ गई है 94। अभी मेरे पास सिर्फ एक एक वैल्यू आ रही है। ठीक है, क्यों आ रही है, क्योंकि आपने अपने पास जो भी रैंडम का फंक्शन या रेंज का फंक्शन लगाया हुआ है उसके अंदर आपने कोई लूप नहीं लगाया है। ठीक है, तो जब तक आप लूप यूज नहीं करेंगे तो बस मल्टीपल वैल्यूज बहुत सारी जो आप चाह रहे होते हैं देखना वो नहीं आ सकती है, एक एक करके वैल्यू आ रही होगी। सो आपको अगर रैंडम मल्टीपल चाहिए तो आप लूप लगा लें। नेक्स्ट एग्जांपल में लगाएंगे, अभी हम आगे है एग्जांपल। यहाँ पे एक और एग्जांपल है रैंडमाइज की। ठीक है, रैंडमाइज के फंक्शन के अंदर मेरे पास क्या हो रहा है कि रैंडमाइज जनरेट अ यूनिक सीक्वेंस। अच्छा, यहाँ पे आपके पास रैंडमाइज का एक फंक्शन है, रैंडमाइज जनरेट अ यूनिक सीक्वेंस ऑफ नंबर। ठीक है, आपके पास रैंडमाइज क्या करता है, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर। अभी तक आपने जो दोनों मेथड ऊपर देखे थे 32 बिट का और रैंडम रेंज का,
ये सिंपल आपको एक ही जो था इंटीजर रिटर्न कर रहा था, ठीक है। लेकिन अगर हम रेंडमाइज सीक्वेंस की बात करते हैं तो रेंडमाइज आपके पास पूरी सीरीज एक जनरेट करके देगी। यू नीड टू कॉल अ रेंडमाइज वंस एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम। आपने बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम के अंदर जो है रेंडमाइज को एक दफा कॉल कर दें, बता दें, एंड देन आपके पास प्रोग्राम फिर चलना स्टार्ट होगा। अच्छा, एक चीज तो देख लें, यहाँ पे मैनुअल के अंदर ना आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है टाइटल रैंडम्स और मेन डॉट ASM। इसकी नीड नहीं है, आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अगर एडवाइन की लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं तो अपने पास डायरेक्टली काम करेंगे, ठीक है। करेंगे क्या, हम इस एग्जाम्पल के अंदर मेन के अंदर आएंगे। आपने सिंपल लिखना है कॉल रेंडमाइज। आपके पास रेंडमाइज के लिखने के बाद अपना काउंटर चला लें। मैंने अपने काउंटर चलाया है 10 तक, आपने काउंटर 100, 50, 200 या जितना भी आपको चलाना हो आप अपनी मर्जी से चला सकते हैं अपने काउंटर की वैल्यूज। मेरा लेबल यहाँ से स्टार्ट होता है L1 का, और L1 के लेबल के अंदर मैंने कहा मूव EX, 50। 50 मेरे पास रैंडम नंबर की रेंज, ठीक है। जैसे आपने अभी ऊपर रेंज बताई थी कि 10 तक के चाहिए, 100 तक के चाहिए, ये आपने रेंज बताई है। ये मेरा काउंटर है कि 1 से लेके 10 तक वैल्यूज प्रिंट करो, 1 से लेके 10 तक, सॉरी, काउंटर चलाओ, ठीक है। और काउंटर के अंदर वैल्यूज जो लेके आनी है वो यहाँ से आएंगे रैंडम रेंज के थ्रू, और इसको आपने यहाँ पे प्रिंट करवा के लूप ब्रेक करवाया है, ठीक है। तो पहले आपके पास ECX की वैल्यू 10 होगी तो एक रैंडम वैल्यू यहाँ से प्रिंट हो जाएगी। फिर ECX की वैल्यू 9 हुई तो एक रैंडम वैल्यू प्रिंट हो गई। फिर ECX की वैल्यू आपके पास 8, 7, 6, ठीक है। एक एक डिक्रीमेंट होती जाएगी, बाय डिफॉल्ट डिक्रीमेंट हो रहा होता है आपका लूप, अगर आप उसको ना भी बताएं तो, ठीक है। तो आपके पास जितनी भी वैल्यूज होंगी वो यहाँ पे आपके पास 50 की रेंज के अंदर प्रिंट होके आ जाएंगी, ठीक है। इस एग्जाम्पल को परफॉर्म करते हैं एंड फिर देखते हैं कि किस तरह से ये अपने पास काम कर रही होगी। अच्छा जी, यहीं पे ही इसी के साथ काम करने में इंटरेस्टेड हो, इसी के साथ ही कर लें। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आप यहाँ पे आएंगे और अपने पास एक काउंटर कॉल रेंडमाइज का जो फंक्शन है उसको कॉल कर लेंगे। कॉल रेंडमाइज, और यहाँ पे आपने लिखा मूव ECX, 10, यानी कि मेरा जो काउंटर है वो 10 से चलेगा। काउंटर चलाने के बाद मैंने बता दिया अपने लेबल का नाम L1 के नाम से रखना चाहते हैं, L1 के नाम से रख लें, किसी और नाम से रखने में इंटरेस्टेड है किसी और नाम से। ये वाला जो कोड था मूव EX, 100 और रेंज बताई थी, कॉल करके प्रिंट करवाया था, ये एज इट इज मैंने छोड़ दिया। इसी के साथ मैंने अपना लूप जो है यहाँ पे L1 का खत्म किया, और इसके साथ जो एग्जिट वाला काम है वो हमारे पास हो रहा होगा। लेट्स सी कि अब इसका आउटपुट किस तरह से आता है। अब आपने देखा होगा यहाँ पे रेंडमाइज भी कॉल हो रहा है और रैंडम रेंज भी। रेंडमाइज विदाउट रैंडम रेंज काम नहीं कर सकता। ये देख लें, हमने अपनी रेंज बताई थी 100 की, कि मेरे पास 1 to 100 कोई भी नंबर आ सकते हैं, या 0 to 100 बाय डिफॉल्ट जो है वो 0 की रेंज से स्टार्ट हो रहा होता है, और फिर आपके पास जितनी भी आपने रेंज एंडिंग की बताते हैं वो वहां तक जा रहा होगा N-1 कहीं पे रैंडम रेंज से आ रहा है। वैल्यू आपके रेंडमाइज यहाँ पे डिफरेंट शो हो रही होंगी, 10 वैल्यूज आई होंगी क्योंकि आपने यहाँ पे जो डिफाइन किया था अपने पास काउंटर वो 10 तक का चलाया था। क्लियर है यहाँ तक। तो अगर आपको रैंडम नंबर जनरेट करवाने हैं तो आप इस कोड के थ्रू डायरेक्टली अपने पास रैंडम नंबर जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे रीड की। अच्छा, रीड चार और राइट चार बेसिकली क्या चीज़ है हमारे पास। रीड चार और राइट चार के अंदर ना आपके पास जितने भी इनपुट हैं वो करेक्टर्स में आएंगे, ठीक है। कि मैं एक करेक्टर इनपुट लेने में इंटरेस्टेड हूँ, या मैं एक करेक्टर आपके पास से प्रिंट करवाने में इंटरेस्टेड हूँ, तो फिर मैं अपने पास यहाँ पे रीड और राइट चार की बातें कर रही हूँ, ठीक है। फिर हम अपने पास यहाँ पे रीड कॉल स्ट्रिंग या राइट स्ट्रिंग नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम इसको यहाँ पे रीड चार ले लेंगे, ठीक है। चार का C कैपिटल रखिएगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये करेक्टर जो है वो इनपुट ले रहा होगा। इसी तरह जब आप प्रिंट करवा रहे होंगे तो कॉल राइट स्ट्रिंग की जगह राइट चार कर देंगे, तो आपके पास एक करेक्टर सिर्फ यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा होगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैं करा रही हूँ। इसी तरह आपके पास रीड हेक्साडेसिमल और राइट हेक्साडेसिमल की है, ये आप खुद करिएगा, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाए। इस कोड को हम कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, प्रीवियस वाले को, और इस कोड के साथ
ठीक है, इसको हमने कमेंट कर दिया है। स्पेसेस यहाँ से रिमूव करके थोड़ा सा नीचे ले आते हैं इसको, ताकि आपके पास स्क्रीन है सिर्फ आपके पास करंट कोड ही विजिबल है। आप ये फाइल चाहें तो मुझसे बाद में मीटिंग के बाद बता दीजिएगा, अगर शेयर करनी हो तो फिर हम अपने पास GCR पे शेयर कर लेंगे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले अब आपको करना क्या है कि अगर मुझे एक ऐसा इनपुट बनाना है, ऐसा कोड बनाना है जिसमें वेरिएबल सिर्फ एक कैरेक्टर है, तो मैं यहाँ पे एक बाइट टाइप का वेरिएबल बनाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे 4 टाइप का एक वेरिएबल है, आप किसी और टाइप का भी वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे इनपुट टाइप का एक वेरिएबल बना लिया जिसकी डेटा टाइप बाइट रखी है, ताकि थोड़ी सी कंफ्यूजन कम हो। क्या करेंगे, मूव AL कॉमा, आप इनपुट कर लें डायरेक्टली, ठीक है, और रीड करवा लें। ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पे किया हुआ है 4 की वैल्यू उठाएं, पहले चलो इनपुट ले लें, वरना मैसेज वगैरह भी बनाने वाले थे हम, मैसेज वगैरह नहीं बनाते, हम डायरेक्टली इस एग्जाम्पल को अपने पास देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाए अपनी स्क्रीन पे, और यहाँ पे आने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली आपने लिखा कॉल रीड 4, रीड इंटीजर, रीड स्ट्रिंग जो इनपुट ले रहे थे उसके लिए होता है, यहाँ पे रीड 4 है इनपुट लेने के लिए। आपने लिखा यहाँ पे मूव इनपुट, यानी कि आपके पास इस वेरिएबल में डेटा स्टोर हो जाएगा जो भी AL के रजिस्टर, AL इसलिए ले लीजिए क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो है बाइट को हम यूज करें तो आपको पता है कि कितने बिट का होता है वो। कॉल CRLF, एक लाइन ब्रेक करी, और लाइन ब्रेक करने के बाद आपने वही वाला जो कैरेक्टर इनपुट किया है, आपने अगर प्रिंट करवाना है तो कॉल राइट 4 लिख दें एंड दैट्स इट। ठीक है, ये 2 लाइन आपके पास इनपुट ले लेंगी, और ये वाली लाइन ब्रेक करके आपके पास यहाँ पे इनपुट को, जो भी कैरेक्टर आपने इनपुट लिया उसको शो करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या कहता है ये, अच्छा जी, इनपुट के अंदर आपके पास बाइट है, आपने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा दूं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक इनपुट डाल दिया है A, आपके पास क्या आ गया, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ठीक है, A आपने जैसे ही इनपुट डाला उसने नेक्स्ट लाइन पे आपको शो करवा दिया, और फिर प्रेस एनी की का मैसेज आ गया। आप चाहें तो इसके बाद भी CRLF लगा दो ताकि आपके पास एक और लाइन ब्रेक हो जाए। ठीक है, इनपुट डाल दिया, यहाँ पे शो हो गया, इनपुट बेसिकली आ यहाँ पे रहा है, और वो प्रिंटिंग की लाइन जो है वो ये वाली, जो आपका ये वाला स्पेस नजर आ रहा है ना, ये स्पेस आपके पास इनपुट की लाइन का आ रहा है। ठीक है, ताकि आपके पास यहाँ पे स्पेसेस को भी हम गेट कर सकें, स्पेस सॉरी मतलब कि करेक्टर को पहले गेट किया और फिर उसको शो करवा दिया। अब आपकी मर्जी है कि आप डायरेक्टली करवाना चाहते हैं या फिर ना करवाना चाहते हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, सो अगर एक करेक्टर लेना है तो रीड 4 होगा। इसी तरह हेक्सा के लिए कोड्स आपके पास के हेक्सा लेना है, इनपुट या रीड करवाना है तो उसके कोड्स भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, हेक्सा की एग्जांपल भी आप देख लीजिएगा, खाली इसके अंदर रीड हेक्स आ जाता है, और जब आप प्रिंट करवा रहे होते हैं तो राइट हेक्स हो जाता है। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्टली इसी एग्जाम्पल को यहाँ से उठा के चला के दिखा देती हूँ ताकि आपके पास मसले ना हो। इसको भी कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास सिंपल हेक्साडेसिमल के अंदर आपके पास एक इनपुट आ रहा है, यहाँ पे कॉल हो रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक वेरिएबल बना लीजिएगा पहले एक्स, और इसको भी हम बाइट टाइप कर लेते हैं, या अगर आप ज्यादा करने में इंटरेस्टेड से डी वर्ड रखा हुआ है तो आप डी वर्ड का बना लीजिए। आप EX का रजिस्टर यहाँ पे यूज कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको फिर साइज भी ज्यादा बढ़ाना होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास रजिस्टर आ गया, आपने इसको लाइन ब्रेक करवा दी एंड प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो आपके पास जो भी आप वैल्यू डाल रहे हैं वो भी हेक्सा, लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे A वैल्यू डाली है, एक वैल्यू देख रहे हैं आप यहाँ पे 0000 और फिर A आए, यानी कि आपके पास बाकी सारे बिट्स जो हैं वो 0 पे चली गई, और A यानी कि 10 जो होता है वो उसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, लेट सपोज कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली 10 डालती तो यहाँ पे वो 10 ही दे देता है, यानी कि जो वैल्यू आप उसको इनपुट पे दे रहे हैं जिस फॉर्मेट में, वो उसी फॉर्मेट में ही रिटर्न करेगा। अगर मैं हेक्सा दूंगी तो ही वो हेक्सा फॉर्मेट को गेट करेगा। C आपके पास होता है
जैसे 10 आपके पास होता है ए, फिर 11 होता है बी, इसी तरह 13 आपके पास होता है सी। तो आप इस तरह से हेक्साकन्वर्जन में देख सकते हैं। तो कोड इस तरह से भी हो सकते हैं कि बाइनरी डेसिमल डेसिमल टू हेक्सा वाली जो स्क्रीन है वो भी आपके पास आ सकती है। ठीक है, चलिए आउटपुट चला देते हैं दोबारा, नजर आ जाए सही से। लेट सपोज कि यहाँ पे ए डाला था, तो आपके पास ए का आउटपुट इस तरह से आ रहा है कि लाइक 1 2 3 4 5 6 7, 7 बिट पे इसने 0 असाइन कर दिया, और जो लास्ट 8 बिट थी इसकी उसने वहां पे लाके जो वैल्यू थी आपकी उसको असाइन कर दिया, ताकि आपके पास जो डेटा है वो आप उसको देख सकें, स्टोर कर सकें। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास कोई और वैल्यू होती तो उसको भी वो इसी तरह से प्रिंट करवा देता है, जो भी आपके पास डेटा में वैल्यू आ रही है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप अपना हेक्सामेन वैल्यूज किस तरह से डाल रहे हैं। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद आपके पास नेक्स्ट क्या है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या कर रहे होते हैं आपके पास के, अगर कोई वैल्यूज आपको इंक्रीमेंट करवानी, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वैसे हम देख चुके हैं कि अगर आपने कोई वैल्यू मूव EX, 10 लिखा है, ठीक है, तो EX, 10 लिखने के बाद आपके पास कॉल राइट डेसिमल और इंक्रीमेंट EX में कर दिया। जब आप EX में इंक्रीमेंट कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपके पास 10 प्लस 11 हो जाएगी वैल्यू, और फिर इसके अंदर आप लाइन ब्रेक करके उसको प्रिंट करवा देंगे। इसी तरह अगर डिक्रीमेंट है तो आपने एक डिक्रीमेंट की वैल्यू और उसको यहाँ पे लाके प्रिंट करवा दिया है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आपके पास ना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर तक जहाँ तक कर लिया हमने। इसके बाद आपके पास लास्ट में आती है ना एक्सचेंज की एग्जांपल। ठीक है, एक्सचेंज से फिर हम ब्रेक की बात करते हैं कंटिन्यू, क्योंकि अभी आपके पास नमाज का भी ब्रेक नहीं मिला आप लोगों को, तो आप नमाज भी पढ़ लें और फिर आप लोगों को जो ब्रेक है वो भी कंडक्ट कर लें। 10 15 to 20 मिनट्स के बाद ना दोबारा से हम मीटिंग ज्वाइन करेंगे, तो आप लोग का जो लिंक है उसी को ज्वाइन कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।